नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मनी मास्टर में। आज के मनी मास्टर हैं अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च हैं और शेयर बाजार में उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी उदारीकरण की कहानी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सन 1992 की, जब से अविनाश जी ने बाजार के अपने सफर की शुरुआत की थी। खैर, आज अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हैं प्राइमरी मार्केट पर चर्चा करने के लिए। प्राइमरी मार्केट यानी वो बाजार जहां कंपनियां आईपीओ लाकर पैसा जुटाती हैं। अब सवाल कई सारे हैं, कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं, आईपीओ में पैसा किसे लगाना चाहिए, किसे अलग रहना चाहिए। तो आईपीओ से जुड़े आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं, आज अविनाश जी उन सब का जवाब देंगे। तो समय ना गवाते हुए अविनाश जी का स्वागत करते हैं। अविनाश सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर और इस मनी मास्टर की जो खास श्रृंखला है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संदीप, और मुझे काफी खुशी है कि आपने मुझे सिलेक्ट किया इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सारे क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के सॉल्व करूं। बिल्कुल सर, और हमारी कोशिश यही रहती है इस खास श्रृंखला के जरिए कि हम जो बेसिक सवाल होते हैं किसी भी शेयर बाजार में, जब निवेश की रणनीति हम बनाते हैं तो उससे जुड़ी कुछ जो बेसिक बातें होती हैं, जैसे आज हमने प्राइमरी मार्केट का मुद्दा उठाया है, तो उससे जुड़े जो कुछ बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं उनके जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बेसिक सवाल से ही शुरुआत करता हूँ सर, कि आईपीओ क्या होते हैं और कंपनियां आखिरकार क्यों आईपीओ लाती हैं। देखिए संदीप, पहली बात तो आईपीओ का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो बिजनेस चलाती है वो एक सीमा तक अपने खुद के पैसों से ये बिजनेस फंड करती है, यानी कि प्रमोटर अपना खुद का पैसा डालता है और उसके बाद कंपनी के ऑपरेशंस वो शुरू करता है। उसके बाद ऑपरेशंस बड़े होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और तभी प्रमोटर कैपिटल मार्केट में एंट्री करने की बात करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो बिजनेस की इक्विटी है वो पब्लिक शेयर होल्डर से वो शेयर करे, उनको भी मौका मिले अच्छे बिजनेस में उनको निवेश करने का। तो उस प्रोसेस को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ बोलते हैं। अभी दूसरा एक जो मेथड है आईपीओ का, वो बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। काफी ऐसी कंपनीज है जहां पे प्रमोटर्स ने बहुत मेहनत से बिजनेस का बढ़ाया है और वो चाहते हैं कि प्रमोटर्स की उनके खुद के शेयर्स भी वो बाजार में लिस्ट करे, उसकी वैल्यूएशन उनको मिले और उसको ऑफर फॉर सेल मिलता है। इसमें एक ही फर्क होता है संदीप, कि वो जो पैसा ऑफर का सेल का होता है वो डायरेक्टली प्रमोटर्स के जेब में जाता है, कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं जाता। तो वो भी एक इनिशियल पब्लिक ऑफर ही होता है। उस प्रकार से ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी हम इनिशियल पब्लिक ऑफर ही कहते हैं। ठीक है, तो जब कारोबार को बढ़ाना होता है, निवेश की ज़रूरत होती है, पूंजी चाहिए होती है किसी कंपनी को, तो उस पूंजी को जुटाने के लिए जब कंपनियां फाइनेंशियल मार्केट्स में आती हैं दूसरे और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, कारोबार में निवेश करने के लिए, तो वो जो रकम जुटाई जाती है उस प्रक्रिया को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। सर, वैसे तो बाजार में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है, तो फिर किसी निवेशक को आईपीओ में क्यों निवेश करना चाहिए जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, यानी किसी निवेशक को आईपीओ में निवेश से क्या फ़ायदा होता है जिस वजह से उसे इस तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। देखिए संदीप, पहली बात तो काफी ऐसे बिजनेसेस है जो अभी भी अनलिस्टेड होते हैं, प्रमोटर्स खुद पूरी तरह से 100% इक्विटी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस में कभी भी जब भी मौका मिलता है तभी पब्लिक शेयर होल्डर जो होते हैं उनको एक मौका मिलता है अच्छे बिजनेस में निवेश करने का। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि काफी साल पहले डीमार्ट का पब्लिक इशू आया था। डीमार्ट एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी जो राधा कृष्ण दमानी जी ने प्रमोट कर दी थी, प्रॉफिटेबल थी, लेकिन ये प्योरली प्राइवेट कंपनी थी क्योंकि उसका पब्लिक इशू पहले नहीं हुआ था। लेकिन जब भी पब्लिक इशू अनाउंस हुआ तभी काफी पब्लिक शेयर होल्डर्स ने उस शेयर में पैसा डाला, काफी कमाई भी की और कंपनी के ग्रोथ में उनको भी फायदा मिला। अभी हाल ही में बिकाजी फूड्स का आईपीओ आया है, तो वहां पे भी ये बिकाजी का जो ब्रांड है वो करीबन 25 साल पुराना है, प्रोडक्ट्स मार्केट में वेल नोन है। तो ये भी एक ऐसा अनलिस्टेड प्लेयर था जो अभी पब्लिक इशू कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको नए बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेंगे, तो उसलिए आईपीओस ऑलवेज मार्केट में चर्चित रहेंगे और अच्छे बिजनेसेस के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे बिजनेसेस में आपको पैसा लगाने का मौका मिलता है, उनमें निवेशित रहने का मौका मिलता है, जिसके लिए निवेशकों को खासतौर पे आईपीओ रूट को अपनाना चाहिए, आईपीओ के जरिए पैसा लगाना चाहिए। सर, ये तो बात होगी कि आईपीओ में निवेश से फ़ायदा होता है, निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए, अच्छे बिजनेसेस में एंट्री का मौका मिलता है। तो अब लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह के निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, यानी कि कौन सी कैटेगरी के निवेशक हैं जो कि आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं और कौन वो लोग हैं जिनको आईपीओ से दूर रहना चाहिए।
देखिए, पहली बात तो संदीप, आईपीओ इस प्रकार का अभी जो माहौल हो गया है उसमें एक बात तो क्लियर है कि काफी जो अच्छे आईपीओ होते हैं उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो हम्म। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जिसके पास निवेश के लिए बहुत कम पैसा है उनको पब्लिक इशू होने के बाद जब स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है तभी मौका देके। लेकिन जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, जिनको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो थोड़ा बहुत बैंक या कोई एनबीएफसी से फंड कर सकते हैं, वही निवेशक पब्लिक इशू में पैसा डाले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आज अच्छे कंपनीज की डिमांड इतनी होती है कि उसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो नए इन्वेस्टर्स में कहूंगा, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, उनको लिस्टिंग के टाइम पे मौका अगर मिले तो अच्छे कंपनीज वो तभी खरीद सकते हैं। लेकिन जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स है या बड़े फंड्स है या टिपिकली जिनके पास फंडिंग फैसिलिटी अपने ब्रोकर की, तो वो डेफिनेटली आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग थोड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि उनको कभी अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि आज फाइनेंसिंग इजीली अवेलेबल है, और अच्छे कंपनीज के आईपीओ में आपको एक लॉटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको शेयर्स की जरूरत होती है और सप्लाई शेयर्स काफी लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ आता है तो अविनाश सर हमें बता रहे हैं कि उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उस लिहाज से ओवर सब्सक्रिप्शन हम किसी भी आईपीओ में देखते हैं तो उस समय जो पैसा जो अलॉटमेंट है वो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से आपके पास पूंजी कितनी है, पूंजी की मात्रा कितनी है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है, आपके पास पर्याप्त पूंजी इस तरह से है कि आपको उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप उसे लगा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस किसी ऐसे अच्छे बिजनेस में पहले ही जब उसका आईपीओ खुलता है तब आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी की मात्रा कम है, यानी कि पैसे कम है, तो आप जब वो लिस्टिंग हो जाए उसके बाद जब सेकेंडरी मार्केट में जब शेयर मिलते हैं तब आप चाहें तो उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये शायद एक बहुत ही बेहतर रणनीति हो सकती है आपकी पूंजी के लिहाज से, आपको किसी भी आईपीओ को कैसे अप्रोच करना चाहिए, जैसे हमने अविनाश सर ने हमें बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सरलता से हमें बताया। सर, अगला सवाल ये है कि क्या आईपीओ लाने से कंपनियों को कोई नुकसान भी होता है या हो सकता है? क्योंकि आपने कहा कि जब उनको बिजनेस की ग्रोथ की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, तो वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं, नए शेयर होल्डर्स को अपने साथ जोड़ते हैं, तो उनकी तो पैसे की ज़रूरत तो पूरी हो गई, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो गया कि उनको पूंजी बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है उससे कोई नुकसान भी होता है, उसके कोई ड्रॉबैक भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इक्विटी मार्केट बेसिकली मार्केट ड्रिवन है, यानी मार्केट डिसाइड करता है कि वो बिजनेस को क्या वैल्यूएशन दे। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली कोई भी आईपीओ प्रोसेस में देखना है। पहला तो आपको उनका बिजनेस क्या है, उनका मेन प्रोडक्ट क्या है, और उनकी मार्केट पोजिशनिंग क्या है, क्या वो एक मार्केट लीडर है। तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से आपको समझनी है कि आप कौन सी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, उसका कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है। और उसके बाद जो शेयर प्रमोटर या कंपनी फ्रेश इशू कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए, आपको देखना है कि वैल्यूएशन कितना है। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितना प्राइस पे ये शेयर्स पब्लिक इशू को ऑफर किया है, क्या वो महंगे हैं, क्या वो सस्ते हैं, रीजनेबल है। इसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस या किसी आपके एडवाइजर से समझ के इसमें अप्लाई करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है संदीप, कि मार्केट में कभी कभी शेयर्स बहुत महंगे भाव पे लॉन्च किए जाते हैं और उसके बाद पब्लिक इशू भी खत्म होता है, लेकिन जब वो लिस्ट होते हैं तभी लिस्टिंग के बाद उनकी जो कीमत होती है वो उनके बाइंग प्राइस या एक्विजिशन प्राइस से नीचे होती है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, और यही करने के बाद ही आपको आईपीओ के मार्केट में पैसा बनाने की कैपेसिटी मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो भले ही कितना अच्छा बिजनेस क्यों ना हो किसी कंपनी का, लेकिन अविनाश सर हमें बता रहे हैं कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन देखने के बाद ही आप उसमें पैसा लगाएं। ऐसा ना हो जाए कि अच्छी कंपनी खरीदने के एवज में आप कहीं कोई महंगी कंपनी खरीद लें और जब लिस्टिंग होती है आईपीओ पूरा होने के बाद, वो उसके बाद फिर इशू प्राइस के नीचे भाव आ जाता है, तो उससे निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगती है और उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सर, मेरा सवाल एक्चुअली थोड़ा कंपनियों के साइड से था कि कंपनी आती है तो उसको पूंजी की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, क्या कंपनियों के साइड से यानी कि कॉर्पोरेट्स के साइड से भी कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आता है नेगेटिव साइड में कि जब कोई कंपनी पैसा रेस करती है आईपीओ के जरिए, उसके लिए कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई हानि भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप, जो कंपनी बड़े प्रीमियम पे पैसा उठाती है और उसके बाद जब लिस्टिंग होती है और शेयर लिस्टिंग प्राइस से नीचे गिरता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है अपने निवेशकों को फेस करने के लिए। अभी हाँ। मिसाल के तौर पे आप पेटीएम की बात करें या फिर पॉलिसी बाजार की बात करें, तो ये सारे जो कंपनीज है, ये पहले से हमको पता है कि ये अभी भी कैश बर्न कर रही है, कामकाजी मुनाफा भी नहीं कमा रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत महंगे भाव पे शेयर्स को प्लेस किया है, नॉट ओनली रिटेल के लिए बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऐसी कंपनीज में
प्रमोटर के ऊपर और मैनेजमेंट टीम के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वो जल्द से जल्द परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए और शेयर का जो प्राइस है वो कम से कम उनके ब्रेक इवन पॉइंट पे आए। तो ये हम सभी जानते हैं कि सारे मैनेजमेंट्स अभी बहुत ही कॉशियस है। कोई भी प्रोजेक्टेड नंबर तो देते नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस आता है वहां पे सबकी नजरें बहुत ज्यादा होती है। आई थिंक मिसाल के तौर पे अभी पेटीएम ने बहुत समय तक लॉस किया था, उनके मैनेजमेंट ने कहा है कि सितंबर 23 तक वो कामकाजी मुनाफा कमाएंगे। अभी ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो लिस्ट हो चुके हैं और उनको अभी ज्यादा जिम्मेदारी है बड़े शेयर होल्डर बेस को, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को उनके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा और वो डेफिनेटली इनके लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो जब कोई भी कंपनी बाजार में आती है, पैसा जुटाती है, तो उसकी एक मंशा तो पूरी हो जाती है कि उसे ग्रोथ के लिए कैपिटल यानी कि पूंजी की जो आपूर्ति है वो तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रबंधन के ऊपर जो प्रेशर है परफॉर्म करने का, शेयर का जो प्राइस होता है, जिस दाम पे आईपीओ आता है उसके ऊपर रखने की, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए कंपनी के लिए एक खामियाजा ये है कि उनके ऊपर जो दबाव है, प्रेशर है जो प्रबंधन के ऊपर परफॉर्मेंस वाइज और शेयर प्राइस को ऊपर रखने की, इशू प्राइस के, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सर, आपने ये भी बात कही कि निवेशक जो हैं उनको वैल्यूएशन देखनी चाहिए, कहीं ऊंचे वैल्यूएशन पे वो किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश ना कर लें, उससे उनको नुकसान भी हो सकता है। तो उस लिहाज से जब कोई निवेशक कंपनी में निवेश करता है, खासतौर पर किसी आईपीओ में निवेश करता है, तो उसके लिए किसी निवेशक को जो जानकारी है उस कंपनी के बारे में, उस आईपीओ के बारे में, वो कैसे मिल सकती है, जरा वो डिटेल में बताइए। देखिए, पहली बात तो संदीप, जानकारी आपको बहुत सोर्सेस से मिल सकती है। नॉर्मली कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू करती है तभी उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आईपीओ मीट्स अनाउंस करते हैं, जो आइदर ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो उस समय मैनेजमेंट पूरा कंपनी का बैठता है, कंपनी के बारे में चर्चा होती है, वैल्यूएशन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, प्लस कंपनी का बिजनेस क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितना बड़ा मार्केट है, वो मार्केट में किस तरीके की पोजीशनिंग कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको मिलती है। प्लस कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, जो डीआरएचपी और डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी जानकारी, लीगल, फाइनेंशियल, कंपनी का प्रमोटर का बैकग्राउंड, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वैल्यूएशन के ऊपर मैं यही कहूंगा कि जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है, आप एग्जिस्टिंग कंपनी जो मार्केट में लिस्ट हुई है उसके साथ एक थोड़ा सा कंपैरिजन करिए। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का पी मल्टीपल मान लीजिए 15 है, और अगर आपको आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 या 40 के पी में कंपनी मिल रही है, तो आपको देखना चाहिए कि ये कंपनी क्यों इतना पैसा डिमांड कर रही है, इसमें ऐसा क्या खास है, और आगे चल के इनके प्रमोटर्स कितने कमिटेड है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा एनालाइज करके ही आपको पैसा निवेश करना पड़ता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक इशू के करीबन 1-2 हफ्ते पहले आपको मिल जाता है। तो इसमें आपकी रीडिंग एनालिसिस के लिए काफी समय भी मिलता है, और उसके बाद आप एक प्रॉपर बैलेंस व्यू लेके आप इसमें आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है सर, एक इनफैक्ट और छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है, जब आपने कहा कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो डीआरएचपी में आपको ये जानकारी मिलती है कि बाकी कंपनियों की तुलना में वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके वैल्यूएशन किस तरह के हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कि नीश सेगमेंट में होती है, यानी कि वो अपने सेगमेंट में एकमात्र कंपनी होती है, या तो फिर पहली कंपनी होती है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से बाजार में लिस्ट हो रही होती है। अगर वो कंपनी ऐसी है कि भारत में, यानी कि घरेलू मार्केट में जहां वो लिस्ट हो रही है, वहां पे वो एकमात्र कंपनी है जो कि अपने कारोबार में, अपने सेगमेंट में ऑपरेट करती है, तो क्या उस केस में फिर ऐसा भी हो सकता है कि विदेशी कंपनियां जो हैं इसी सेम सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, उनसे भी उसकी तुलना की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि देखिए, ऐसे कंपनी जो नीश प्रोडक्ट्स में काम करती है, या मान लीजिए जो मोनोपोली बिजनेसेस में काम करते हैं, वहां पे आप ग्लोबल कंपैरिजन करके एक मोटा मोटी आप एक कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आपको प्रमोटर के ऊपर कितना भरोसा है, क्योंकि देखिए जो भी बिजनेस होता है वो प्रमोटर ड्रिवन होता है। अगर प्रमोटर में क्रेडिबिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और अगर वो कमिटेड है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा प्रमोटर के ऊपर भी लगाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नंबर, सारे आंकड़े आपको मिलते नहीं है। नंबर्स पब्लिक इशू के बाद, जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है, परफॉर्मेंस आती है, तभी आपको मिलते हैं। तो पब्लिक इशू के टाइम पे थोड़ा सा अंदाजा और थोड़ा सा अगर आप प्रमोटर के ऊपर दाव लगाते हो, तो हो सकता है कि आपको अच्छा निवेश का मौका मिल सकता है, क्योंकि सारी बातें प्रोस्पेक्टस में या प्रेजेंटेशन में लीगली सेबी अलाउ नहीं करता। तो फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो आपको जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अहम बात ये बताई हमें कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करने वाले होते हैं, कोई आईपीओ आता है, तो उसका प्रमोटर क्या है, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है, एक्सपीरियंस किस तरह का है, उसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं दाव लगाना चाहिए। उस पर भी आप बेट कर सकते हैं
कि आपकी जो आप किसी कंपनी में जब निवेश करते हैं तो हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे। ऐसी सर DRHP मैंने भी कई सारी कंपनियों के देखे हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारी जानकारियाँ उसमें होती हैं। किन्हीं केसेस में तो मैंने देखा है कि DRHP 400 से 500 पेज के भी होते हैं। आपने एक पॉइंट जो मेंशन किया प्रमोटर का है, ऐसा ही DRHP में ऐसी कौन सी अहम बातें हैं, कौन सी ऐसी जानकारी हैं जिनको एटलीस्ट कम से कम निवेश करने से पहले किसी निवेशक को देख लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं संदीप, मैं भी मानता हूँ 400-500 पेजेस की होती है, तो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स को ये पढ़ना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो मैं इनको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप सिर्फ उनके बिजनेस और उनके जो इंडस्ट्री के बारे में जो सेक्शन होता है वो पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो पिछले 4-5 सालों का होता है वो देख लीजिए। और उसमें एक बात देख लीजिए कि इसमें कंपनी ने के प्रमोटर्स ने कितने शेयर्स बोनस में अपने आप को दिए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो अच्छा बिजनेस होता है पब्लिक इशू के पहले प्रमोटर्स अपने आप को अच्छी बोनस इशू से रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो लीगली पॉसिबल होता है। और उसके बाद जो कंपटीशन है यानी जो पेयर कंपैरिजन है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि पेयर कंपैरिजन में कितना मुनाफे का मार्जिन है, कितना बिजनेस हो रहा है। और ये सब देखने के बाद आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आएगा कि कंपनी किस प्रकार का बिजनेस कर रही है, कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है और किस प्रकार की वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, और उनका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। देखिए, नंबर्स अगर खराब है, अगर लॉस मेकिंग है और कोई कंपनी बड़ा पैसा लेने की बात कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे आईपीओ को तो आपको छोड़ना चाहिए। पब्लिक इशू के बाद आपको मौका मिलेगा उसको खरीदने के लिए। डेफिनेटली ऐसे जो न्यू एज आईपीओ है जैसे कि पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, हमने देखा है कि बहुत सारे निवेशक अभी भी फंसे हुए हैं क्योंकि इनके पास कोई प्रॉफिट नाम का कोई आंकड़ा ही नहीं था। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि आईपीओ बहुत अच्छा और आसान तरीका होगा आपको इक्विटी में पैसा बनाने के। ठीक है, तो सर आपने पहले शुरुआत करी प्रमोटर से कि किसी कंपनी का जो प्रमोटर है उसको आप देख लीजिए किस बिजनेस में है, किस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही हैं। DRHP में इसके बारे में पूरी जानकारी दी होती है। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय प्रदर्शन किस तरह का है, खासतौर पे पिछले 4-5 साल का प्रदर्शन किस तरह का रहा है उस कंपनी का, ये कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप DRHP में देख सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो किसी कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। अब मैं सर इसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूं, यानी कि किसी IPO में निवेश करने वक्त वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको DRHP में देखकर किसी निवेशक को उस IPO से दूर रहने के साफ संकेत मिलते हैं। यानी कि ऐसी बातें कुछ बताइए DRHP में जो अगर किसी को दिख जाए तो फिर उस IPO से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी बिजनेस में हम जब पैसा लगाते हैं, कोई रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, तो वो पहले तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस लगातार 5 साल से घाटा कर रही है और वो भी कामकाजी घाटा कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये कंफर्टेबल फीलिंग आपको बिल्कुल देगा नहीं। ऐसी कंपनी से बिल्कुल दूर रहिए। और ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आईपीओ आता है उसमें आप कितना कर्जा कंपनी उठाती है। देखिए, नया प्रोजेक्ट के लिए कभी कभी इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, तो इक्विटी के साथ कंपनी ये भी बताती है कि वो कितना डेट फंडिंग करने वाली है। तो अगर कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसकी प्रोपोर्शन बढ़ रही है, तो ये भी डेफिनेटली चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है कि इस कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए रेवेन्यू ग्रोथ मुश्किल से 10% भी हर साल दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि ये बिजनेस इतना ज्यादा चला नहीं है और आगे भी इसकी कोई ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जहां पे आपको मोटा मोटी अंदाजा आएगा कि प्रमोटर एक अच्छा क्वालिटी बिजनेस प्रेजेंट कर रहा है या एक बहुत ही मामूली बिजनेस आपको प्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आपको वैल्यूएशन का आंकड़ा देखना है। वैल्यूएशन अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो ऐसी कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए, स्पेशली न्यू एज कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सारे न्यू एज कंपनीज डाउन है। जब पब्लिक इशू आया था तभी काफी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी और इंटरनेट की बिजनेस के बारे में बोला था, लेकिन ये कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो उसलिए काफी लोगों ने अपने हाथ जलाए। तो ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। ओके, तो पहले भी अविनाश जी ने हमें बताया कि फाइनेंशियल्स यानी कि किसी का कंपनी का जो वित्तीय प्रदर्शन है उसे देख लीजिए। यानी कि अगर कोई कंपनी घाटे में है, खासतौर पे पिछले 4-5 साल से 4-5 तिमाहियों से अगर घाटे में है तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। उसके बाद एक मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, कर्ज कितना है उस कंपनी के ऊपर, क्या उस कंपनी के ऊपर अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कर्ज लगातार बढ़ता तो नहीं जा रहा है। अगर कर्ज बढ़ रहा है तो वो भी एक चिंता की बात है, तो उस लिहाज से देखा जाए। और तीसरी बात ये भी उन्होंने बताई कि आप रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि किसी कंपनी की आय या बिक्री में ग्रोथ किस तरह की रही है और आगे किस तरह की रह सकती है, अगर उसका अंदाजा भी आपको सही से नहीं लग पा रहा है तो भी आप उस कंपनी से दूर रहिए। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रणनीति हो सकती है।
सर, अगर किसी आईपीओ में कंपनी का प्रमोटर मान लीजिए बड़ी हिस्सेदारी बेच रहा हो, या आईपीओ के बाद प्रमोटर का किसी कंपनी में हिस्सा घटकर 50% या उससे नीचे आ जाए, तो उसे कैसे समझना चाहिए? क्या उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए? ये कोई ऐसा थंब रूल है कि किसी प्रमोटर की एक कंपनी में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसी में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस करना है? नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप, बहुत सारे जो आईपीओ आते हैं वहां पे पोस्ट पब्लिक ऑफर का एक परसेंटेज आता है, यानी पब्लिक इशू के पहले प्रमोटर का जो एक्सपोजर होता है और उसके बाद, तो नॉर्मली 55-60% का अगर प्रमोटर का होल्डिंग पब्लिक इशू के बाद होता है तो वो मार्केट को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि वो दिखाता है कि कितना खुद का पैसा प्रमोटर कंपनी में डाल रहा है। अगर मान लीजिए कल कोई कंपनी का आईपीओ आता है और वहां पे पब्लिक इशू के बाद उसका प्रमोटर का जो शेयर है वो मुश्किल से 20-25% होता है, तो ऐसी कंपनीज में पहले तो मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे प्रमोटर का कमिटमेंट कम रहेगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई पी इन्वेस्टर है जिन्होंने कंपनी में 2-3 साल पहले पैसा लगाया और उसको बेचना है, और उस कारण से शेयर होल्डिंग कम हो रही है मेरे ख्याल से जो प्रमोटर्स की, तो देन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, क्योंकि नॉर्मली पी इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं जब पब्लिक इशू नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, और पब्लिक इशू के टाइम पे वो भी अपना पैसा बुकआउट करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खतरा नहीं है। लेकिन प्रमोटर अगर 50% के नीचे शुरुआत से ही पोस्ट पब्लिक ऑफर होता है तो ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ठीक है, जब किसी कंपनी में किसी प्रमोटर का आईपीओ के बाद हिस्सा घटकर 50% के नीचे रहता है तो उसे आप थोड़ा सा कॉशियसली देख सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर उन कंपनी से दूर रहें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है। सर, एक मैं थोड़ा ना पिछले सवाल पे वापस जाना चाहता हूं, जब आपने ये कहा था ना कि जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनियों का वो जरूर देखना चाहिए कि पिछले 4-5 क्वार्टर से या पिछले 4-5 सालों से कंपनी ने किस तरह का मुनाफा दर्ज किया है, क्या वो कंपनी घाटे में नहीं है। इसमें एक जो और जुड़ता हुआ सवाल है वो ये है, कई बार हम देखते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे आईपीओज में ऐसा होता है सर कि जब कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है तो मान लीजिए उससे एक तिमाही पहले अगर किसी कंपनी का 10 करोड़ रुपए का मुनाफा है तो आईपीओ आने से जस्ट एक तिमाही पहले ही अगर आप देखेंगे तो मुनाफा बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगा। यानी कि आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी कंपनी के मुनाफे में या किसी कंपनी की बिक्री में दिखती है, वो जो शायद आईपीओ के बाद यानी कि लिस्टिंग जब हो जाती है उसके बाद शायद वो नंबर्स जो हैं वो नहीं रिपीट होते हुए दिखते हैं। इसमें शायद एक नाइका का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे हमने आईपीओ से पहले काफी फिनोमिनल ग्रोथ देखी थी, वो जो नंबर्स हैं बाद में सस्टेन नहीं करते हुए दिखे हैं। तो जो आईपीओ से एकाएक पहले जो एक बहुत बड़ी ग्रोथ जिन कंपनियों में देखने को मिलती है उनको कैसे रीड करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो संदीप, आपको एक बात तो सिंपल समझनी चाहिए कि जब कंपनी प्राइवेट होती है तभी प्रमोटर को कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो ज्यादा प्रॉफिट दिखाए, क्योंकि वो अगर ज्यादा ईपीएस या ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है तो उसकी वैल्यूएशन से कोई कोरिलेशन होती नहीं है, क्योंकि उसको शेयर लिस्ट करना नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि काफी प्रमोटर्स ये बात काफी कॉमन है कि प्रॉफिट बहुत अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं, और जब भी एक साल पहले उनको आईपीओ का प्लान होता है ड्राइंग बोर्ड पे, तो उसके बाद वो एक्चुअल जो पैसा होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझना है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आप 4-5 साल की देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो प्रीवियस 12 मंथ्स या 18 मंथ्स का पीरियड है वो आपको समझना है कि ये एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है। पहले सालों का प्रॉफिट शायद पूरी तरह से अंडर वैल्यूड है, पूरी प्रॉफिट दिखाई नहीं है, तो ज्यादा ओवरहेड्स कंपनीज ने शायद बिल्ड कर दिए, लेकिन ये सारे आईपीओ में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी में होता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि जब प्राइवेट से पब्लिक इशू होते ही इस चेंज को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये नंबर्स कितने सस्टेन होने वाले हैं फ्यूचर में वो आपको देखने, क्योंकि देखिए पिछला प्राइवेट लिमिटेड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले सालों में ये कंपनी किस प्रकार का प्रदर्शन दिखाएगी, कामकाजी मुनाफा कितना बढ़ाएगी, रेवेन्यू कितना बढ़ाएगी, ये सब बातों पे आपको थोड़ा सा एक विचार विमर्श करके थोड़े से अपने एडवाइजर को पूछ के आपको यहाँ पे पैसा लगाना है। तो ये एक जो एरर है जो परफॉर्मेंस का वो तो होता रहेगा, इसमें हम निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये नॉर्मल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर कोई कंपनी आईपीओ से जस्ट पहले अपने नंबर्स में तेज़ी से ग्रोथ दिखाती भी है तो उसमें कोई ऐसी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट से जब कोई कंपनी पब्लिक आती है तो उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं, मुनाफे को तेज़ बढ़ाकर दिखाना होता है, वो ज़्यादातर कंपनियां करती भी हैं। उसमें शायद लीगली कुछ देखा जाए तो अविनाश जी हमें बता रहे हैं कि ऐसी कोई गलत या तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है जहाँ तक निवेशकों की बात है, और इनफैक्ट उनके हाथ में है भी नहीं वो। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि जो खासतौर पे जो नए ज़माने की कंपनियां आ रही हैं और आपने वैल्यूएशंस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है कि वैल्यूएशन को देख के
पीयर से कंपैरिजन करके सेक्टर की जो बाकी कंपनियां वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद कई बार ऐसा होता है कि इशू प्राइस के नीचे भी जो शेयरों के प्राइस है वो आ जाते हैं। तो उस लिहाज से जो छोटे निवेशक हैं उनके जो हितों की रक्षा या तो फिर उनके जो घाटा ना हो जाए, उनके हाथ ना जल जाए, उसको लेकर आप भी काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं और इस मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए भी गए हैं छोटे निवेशकों की सुरक्षा की जहाँ तक बात है। उसी के चलते हुए हमने देखा है कि सेबी ने समय समय पर काफ़ी ज़्यादा कदम लिए भी हैं। इसी की और हमने देखा था कि कुछ जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिनको आईपीओ में जब रिटेल निवेशक पैसा लगाते हैं उनसे पहले पैसा लगाने की बात की जाती है ताकि जो बड़े निवेशक हैं उनको देखकर छोटे निवेशक क्यूज ले सकें, उनसे एक समझ सके कि बड़े निवेशकों का एक आईपीओ की तरफ किस तरह का रुझान है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं पैसा लगा सकते हैं। तो उस लिहाज से एक एंकर इन्वेस्टर या कुछ जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं उनके निवेश को देखकर किस तरह से जो छोटे निवेशक हैं उनको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, उसे कैसे रीड करना चाहिए, उस पूरे प्रोसेस को जरा वो बताइए। देखिए संदीप, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि एंकर इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड या एफआईज हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट का एपेटाइट होता है उस आईपीओ में, वो आपको दर्शाता है कि कितना एपेटाइट उस आईपीओ में आने वाला है, कितना ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाए या कोई एफआईज उसमें पैसा लगाए तो वो आगे चल के आपको वेल्थ क्रिएशन करके दो। क्या काफी ऐसे आईपीओ है जहां पे एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है और जहां पे पैसा काफी टूटा है। अभी मिसाल के तौर पे पेटीएम में काफी बड़े निवेशकों ने पैसा डाला था, लेकिन आईपीओ होने के बाद जब लिस्टिंग हुई तभी बहुत ही डिजास्टरस पब्लिक लिस्टिंग की इनकी ट्रैक रिकॉर्ड हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि निवेशकों को एंकर इन्वेस्टर्स पे ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। कंपनी का बिजनेस क्या है वो देख लीजिए, वैल्यूएशन कितना ऑफर कर रहा है वो देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिजनेस में आपको पैसा लगाना है तो वो मुनाफे वाला धंधा होना चाहिए। अगर लॉस मेकिंग बिजनेस कोई बड़ा प्रीमियम आपसे मांग रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको मौके मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक आईपीओ आपको नहीं मिला तो दूसरा नहीं मिलेगा। आईपीओ का सीजन है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा निवेश करने के लिए जरूर मौका मिलेगा। ठीक है, तो बड़े निवेशक, एंकर निवेशक किसी आईपीओ को लेकर किस तरह का रुझान रखते हैं, किस तरह का सब्सक्रिप्शन उनका आता है, उसके बेसिस पे आप भी आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन वो केवल एकमात्र इंडिकेशन हो सकता है। हमें अविनाश जी बता रहे हैं अपनी खुद की स्टडी भी करनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, उसके वैल्यूएशन किस तरह के हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि कोई कंपनी अगर मुनाफे में है यानी कि घाटे में नहीं है तो आप उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाइए, तो आपके जो मुनाफा होने की गुंजाइश है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सर, ये तो बात हो गई आईपीओ तक की। हमने आईपीओ के बारे में समझ लिया, आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में, बड़े निवेशकों का रुझान किस तरह का है वो भी समझ लिया। अब जरा आईपीओ के बाद की कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब लिस्टिंग हो जाती है किसी आईपीओ की, तो उस लिहाज से किसी कंपनी में जब लिस्टिंग गेन हो रहा होता है तो लिस्टिंग गेन लेकर किसी आईपीओ से निकल जाना चाहिए, उसको हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए, और किस आईपीओ में अगर अच्छा लिस्टिंग हो भी रहा है उसके बाद भी बने रहना है, इस चीज को कैसे डिसाइड करना चाहिए। देखिए संदीप, पहली बात तो क्या होता है कि आज का जो माहौल है इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो बेसिकली मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं और उसके हिसाब से वो लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाते हैं। और अभी तो ऐसा है कि 4 दिनों में उनको 100% का कभी कभी रिटर्न मिलता है, कभी कभी 200% रिटर्न मिलता है। तो कभी कभी लोग आईपीओ को एक सट्टा बाजार या एक जैकपॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, कभी कभी आपको मिल भी जाता है पैसा, लेकिन लॉन्गर टर्म में जो पैसा आप 1.5-2 साल या 3 साल निवेशित रहते हैं वहां पे आपको मोटा पैसा बनता है। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि डीमार्ट का आईपीओ जब आया था तभी मेरे ख्याल से 280 या 285 रुपए में आया था। 290 रुपए से। आज इस कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मुझे लग रहा है कि जिन इन्वेस्टर्स ने इसको पब्लिक इशू के टाइम से पकड़ के रखा है उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो मेरे ख्याल से ये हर इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि वो कितना ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कितने लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पहले ही दिन अगर 200% का मुनाफा होता है तो उसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा बहुत तो मुनाफा वसूली तो आना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत सेंटिमेंट और थोड़ा बहुत मार्केट के मूड के ऊपर से मिलता है। आईपीओ का जो भी परफॉर्मेंस होता है वो प्योरली मार्केट ड्रिवन होता है। अगर मार्केट थोड़ा मंदी में जाता है तो सारे जो आईपीओ लिस्ट होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से नरम वैल्यूएशन पे लिस्ट होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको पैसों की इमीडिएटली जरूरत नहीं है और अगर आप 2-3 साल का व्यू लेके काम कर सकते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आप मॉनिटर करिए। उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद जैसे से नंबर्स आएंगे वैसे ऑब्वियसली शेयर में और इजाफा फ्यूचर में हो सकता है।
ठीक है, तो अगर आपको लिस्टिंग के समय ही किसी कंपनी में आपने अच्छे बिजनेस में अच्छे आईपीओ में पैसा लगाया, 100% या 200% का आपको मुनाफा बनता है, तो जाहिर सी बात है कोई बड़े निवेशक जो हैं वो भी हो सकता है कुछ मुनाफा वसूली करें, आपको भी कर लेनी चाहिए कुछ हद तक। और उसके बाद का जो परफॉर्मेंस है इस बात पे निर्भर करेगा कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसको देखकर आप अपने आगे की जो रणनीति है उस शेयर में रुकना है या नहीं रुकना है उसको आप बना सकते हैं। अच्छा सर, हाल में हमने देखा है कि कुछ बड़े बड़े आईपीओस का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है, काफ़ी आईपीओस फ्लॉप हुए हैं, जिसमें आपने पेटीएम का एग्जांपल तो लिया ही है, उसमें आप चाहें तो पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक, कार देखो, फिनो पेमेंट्स बैंक, इनके साथ साथ जो दिग्गज एलआईसी है जिस पर काफ़ी लोग दाव लगा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था इस आईपीओ का, वो आईपीओ भी देखे तो आप उसे शामिल कर सकते हैं फ्लॉप शोज में, क्योंकि 949 रुपये का इश्यू प्राइस था और ये शेयर एक समय 600 रुपये के नीचे भी फिसल गया था। तो क्या किसी कंपनी के आईपीओ के साइज यानी आकार को देखकर ही उस कंपनी के आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए संदीप, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आईपीओ बहुत बड़ी साइज का है तो उसका एक सिंपल मतलब होता है कि जब मार्केट में वो लिस्ट होगा तभी फ्लोटिंग स्टॉक या सप्लाई शेयर्स का बढ़ेगा, तो उससे डेफिनेटली शेयर में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो खरीदने वाला है वो कभी कभी बेचेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने कहा कि इक्विटी में जब भी आईपीओ आता है तभी मीडियम साइज आईपीओ में जब कोई भी निवेशक पैसा लगाता है तभी चांसेस पैसा बनाने का काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे प्रमोटर की डाइल्यूशन भी कम होती है, ओवरऑल आईपीओ का साइज भी छोटा होता है, और ऐसे बिजनेसेस ज्यादातर अपने खुद के कैश फ्लो से बिजनेस चलाते हैं। तो जहां पे बड़ा आईपीओ आता है, मेगा आईपीओ आता है, तो वहां पे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इनिशियली तो शेयर ऊपर खुलता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तभी ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली आती है। कभी कभी आईपीओ और लिस्टिंग प्राइस के नीचे भी शेयर फिसलता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पैसा बनाना है, क्योंकि ये देखिए ये मार्केट ड्रिवन होता है। जब भी मंदी आती है, कोई पैनिक सेल ऑफ आता है, तो पहला जो काउंटर होता है वो आईपीओ का काउंटर होता है, तो वहां पे पब्लिक पहले बेचने की चेष्टा करती है। तो ये बात मेरे ख्याल से ध्यान में रखनी चाहिए, जितना मेगा आईपीओ हो उससे थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक है, तो जब भी कोई बड़े साइज का आईपीओ आता है जिसमें आप पेटीएम को जोड़ सकते हैं, एलआईसी को जोड़ सकते हैं, तो वो जब बड़े साइज का आईपीओ आता है तो उससे अविनाश जी हमें कह रहे हैं कि रिटेल निवेशक यानी एक जो छोटा निवेशक होता है उसे खास तौर पे दूर ही रहना चाहिए। 2 एग्जांपल हमारे पास ही हैं बड़े बड़े आईपीओस के, जिसमें पेटीएम और एलआईसी शामिल है। उसके बाद उन शेयरों का किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, तो उस लिहाज से देखा जाए एक बहुत ही अच्छी रणनीति और एक बहुत अच्छी सलाह जो आपके लिए निकल के सामने आई है वो ये है कि कोई आकार अगर आप देखें यानी कि साइज देखें आईपीओ का, जब बड़े आकार का बड़े साइज का आईपीओ आता है तो उस आईपीओ से आपको दूर ही रहना चाहिए, खासतौर पे रिटेल निवेशकों को, छोटे निवेशकों को, उससे आपका जो घाटा है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी के साथ अविनाश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी मास्टर की इस खास श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में प्राइमरी मार्केट्स व आईपीओ में निवेश के बारे में हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू। चलिए, तो मनी मास्टर के आज के एपिसोड को यही समेटते हैं। वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। हमें उम्मीद है कि दर्शकों की समझ को सहज बनाने की मनी मास्टर की ये खास पहल आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मनी मास्टर के अगले एपिसोड में बाजार के एक और एक्सपर्ट के साथ, शेयर बाजार से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।